नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनअकैडमी बीपीएससी में। दोस्तों, जिस संघर्ष गाथा की हम बात करते हैं, जिसमें हम हर बार आपको एक नई शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। हर वो शख्सियत आपके लिए एक मिसाल होता है, क्योंकि वो अपने संघर्ष की कहानी से आपको प्रेरित करता है। आज हमारे साथ वैसे ही हैं श्री सुबोध कुमार सर, जो डीवाईएसपी के पद पर बिहार सरकार में कार्यरत हैं। इन्होंने 56वीं से 59वीं की परीक्षा में 78वीं रैंक प्राप्त की थी। तो सुबोध सर से आज जानेंगे इनके संघर्ष की कहानी, और आपके लिए एक प्रेरणा के दायक के स्रोत के रूप में सर की कुछ बातें होंगी। सर आपको बताएंगे कि बीपीएससी की तैयारी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और प्रारंभिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक के चरण को बार बार किस तरीके से हमें पास करना चाहिए। इस पूरे चरण की एक एक बात हम करेंगे, और सर के संघर्ष की कहानी भी सुनेंगे कि कैसे सर ने अपने प्रयास में बीपीएससी की सफलता हासिल की। तो आइए सुबोध सर से आपकी मुलाकात कराते हैं। सुबोध सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि जिस लाखों बच्चों का एक सपना होता है इस बीपीएससी की परीक्षा, तो एक अधिकारी बनने का सपना, एक पीसीएस ऑफिसर बनने का सपना, उस जुनून को आज लाखों लोग दौड़ रहे हैं, तो क्या खास है इसमें कि इतने सारे लोग खींचे चले आते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि आपको पब्लिक को सर्व करने का एक मौका मिलता है, जो अदर सर्विसेज में नहीं है। पहले भी मैं इससे पहले भी सर्विसेज में था। मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में था, इंजीनियर था। उससे पहले फिर उसके बाद फिर पब्लिक सेक्टर में आया, भेल जैसी कंपनी में काम किया। तो वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि पब्लिक सर्विस तो हो रही है, लेकिन इनडायरेक्टली हो रही है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। सोसाइटी में आप एक इम्पैक्ट ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, और विलफुल और पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए पब्लिक सर्वेंट बनना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे लोगों का आना इस सर्विसेज में भी ज़रूरी होता है। सर, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि ये बीपीएससी की परीक्षा जो है, ये चरणबद्ध तरीके से होती है, 3 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की कुछ और रणनीति बहुत बच्चे अपनाते हैं, मेंस की तैयारी की रणनीति और अपनाते हैं, और इंटरव्यू की तैयारी वो अंत में करते हैं। तो क्या ये जो परीक्षा की क्रमबद्ध तैयारी है, इनमें बच्चों किन बातों का ध्यान रखें? अगर हम खासकर प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बच्चों के मन में एक मिथ है कि केवल हिस्ट्री 40 मार्क्स के आते हैं, और इस बार के रिजल्ट्स ने बहुत दिखाया कि साइंस का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो अगर प्रारंभिक परीक्षा की अगर सिर्फ बात करें, तो किन मानक पुस्तकों का वो अध्ययन करें, और साथ साथ कैसे अपने तैयारी को आगे ले जाएं ताकि उनको पहले ही प्रयास में सफलता मिले? सर, भले ही एग्ज़ाम 3 फेजेस में है, प्रीलिम्स है, मेंस है, और फिर इंटरव्यू होता है, लेकिन इस एग्ज़ाम की तैयारी मुझे जो लगता है, मैंने जो किया है, वो न्यूज़पेपर से ही स्टार्ट होती है। बुक्स का रोल तो बाद में आता है। अगर आप न्यूज़पेपर एक कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहे हैं और रिलीजियसली 1-1.5 साल तक आप फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी फेज़ में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और आपको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, बहरहाल हर एग्ज़ाम का अपना एक डिमांड है। प्रीलिम्स का अलग डिमांड है, मेंस का अलग डिमांड है, और इंटरव्यू का अलग डिमांड है। तो प्रीलिम्स के लिए कुछ बेसिक बुक्स हैं जो हर स्टूडेंट को कवर करना ही चाहिए, और उसको किए बिना मतलब मुश्किल होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, तभी आप एक्यूरेटली वहाँ पे मार्क कर पाएंगे, और एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, ये हम लोगों को पता है। सर, लेकिन अगर मान ले बात करते हैं कि हिस्ट्री की बात करते हैं, वेटेज की बात करते हैं, नो प्रॉब्लम, ये ठीक है सर। अगर हिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो इतिहास में बच्चों का झुकाव मॉडर्न के ऊपर रहता है। लेकिन सर, बहुत सारे परीक्षाओं में ठीक है, ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न से ही पूछे जाते हैं, लेकिन क्या बच्चों को अगर इतिहास की ही बात करें, तो क्या एनसीईआरटी की पुस्तकें काफ़ी हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, या उन्हें और भी कोई सब्स्टिट्यूट स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है? उसी प्रकार से करंट अफेयर्स, सर आप काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो करंट अफेयर्स में बच्चे का झुकाव ना आज की तरफ रेडी टू कुक मटेरियल की तरफ बढ़ गया है। मतलब बच्चे सीधा डेली की टॉप 10 न्यूज़ पढ़ लेते हैं वन लाइनर के फॉर्म में। तो आपको क्या लगता है कि वो मतलब वन लाइनर के फॉर्म में जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, वो सही तरीका है, या फिर वो एक होलिस्टिक वे में न्यूज़ को कवर करें जिससे उनके करंट अफेयर्स मजबूत हो? क्योंकि मेंस में भी सर उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी। जहाँ तक हिस्ट्री का टोटल जो क्वेश्चंस है, उसमें पीटी में जो आता है, तो उसको अगर लेते हैं तो उसके लिए 2 बुक्स बहुत वाइटल हो जाते हैं, जो मुझे लगता है हमारे टाइम में भी वाइटल था, हमने जब एग्ज़ाम क्लियर किया था। एक बिहार से स्पेसिफिक इम्तियाज़ अहमद की किताब आती है, और वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आती है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को दोनों कवर करना चाहिए, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री का अदर जो टॉपिक्स है, उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक स्पेक्ट्रम की किताब आती है, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप स्पेक्ट्रम जो है मॉडर्न हिस्ट्री, उस पर रिलाई कर सकते हैं, और उससे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं एग्ज़ाम में। और
करंट अफेयर्स पे आते हैं जब, तो करंट अफेयर्स मैंने बोला कि न्यूज़पेपर से ही स्टार्ट होता है। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो न्यूज़ इस तरह नहीं होना चाहिए कि कोई न्यूज़ बना है कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ के आपके बैकग्राउंड में जाना होगा कि ये आखिर आज के डेट में ये करंट अगर न्यूज़ बना है तो न्यूज़ के पीछे रीज़न क्या है, आपको उसके इवोल्यूशन पे जाना पड़ेगा। और इवोल्यूशन अब जब जान जाएंगे तो फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अगर कोई क्राइसिस है, कोई इशू है, तो इसके लिए क्या कर रही है, कोई सॉल्यूशन निकाली है, गवर्नमेंट का सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन निकला है तो उस पर कुछ कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ अदर कमेटी और कमीशन ने उस पर सजेशंस दिए हैं क्या, या कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने इस क्राइसिस सिचुएशन पे, इस इशू बेस पे, इस इशू पे कुछ कहा है क्या। तो ये सारे चीज़ें समावेश करके ही एक करंट का जो अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स जो है उसको हम लोग तैयार करते हैं। तो न्यूज़पेपर से आप कोई भी इशू अगर रेज़ हो रहा है तो उससे रिलेटेड आप आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड, बोथ प्रॉस और कॉन्स, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, दोनों ही आपको बैलेंस करके आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट 6 पॉइंट, 7 पॉइंट आपको हर टॉपिक, हर इशू पे आपको रेडी टू राइट टाइप ऑफ प्रिपेयर करके रखना चाहिए, जिनको आप एग्जामिनेशन हॉल तक एकदम ले जाए। मतलब बहुत ज़्यादा भी कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो बच्चे भ्रम में करते हैं कि पूरी मैगजीन पढ़ लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसी चीज़ों को पढ़े जो एग्जामिनेशन हॉल तक उनके साथ जाए। एकदम। सर, जैसे हिंदू न्यूज़पेपर का बड़ा बोलबाला रहता है, बच्चे आजकल अंग्रेजी माध्यम के भी बहुत सारे जुड़ते हैं, तो लोग कहते हैं कि हिंदू न्यूज़पेपर, तो क्या आपको लगता है कि द हिंदू ही एकमात्र स्रोत हो सकता है, या और जैसे अखबारें हैं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, वो उनको काफ़ी मददगार साबित हो सकती है? द हिंदू तो है ही, प्रिपरेशन में हमेशा ही मददगार रहा है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जो अभी आ रही है वो भी बहुत अच्छी आ रही है और क्वालिटी वाली आ रही है। लास्ट 3-4 ईयर से आप देखेंगे तो वो भी मतलब बहुत अपग्रेड हुआ है, खासकर एग्ज़ाम ओरिएंटेड अब एडिटोरियल्स आ रहे हैं, कंटेंट्स उसमें आ रहे हैं। और हिंदी मीडियम में अगर आ जाते हैं तो हिंदी मीडियम में भी कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जिसके एडिटोरियल्स पिक किए जा सकते हैं। आपको एडिटोरियल्स पिक करना होगा, और एडिटोरियल्स आप पिक करते हैं तो आपको वो इशू पता चलता है कि एग्जैक्टली अभी क्या इशू चल रहा है, तो उस इशू पे आप गूगल कर सकते हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर में उतने वाइटल चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा पेन लेके आप उस ड्रिल डाउन करें, उस पर थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ले गूगल के थ्रू, और थोड़ा कुछ नोट डाउन कर ले उस पर। तो हर इशू पे कुछ आपके पास पहले से होना चाहिए पॉइंट्स, ताकि एग्ज़ाम में आप उसको अप्लाइड रूप से लिख सके या फिर अपने एग्जाम्पल्स के रूप में डाल सके। सर, अगर मेंस परीक्षा की हम बात करते हैं, मेंस में अगर जीएस पेपर 1 की तुलना में जीएस पेपर 2 की बात करें, क्योंकि 1 में हमारे बहुत सारे टॉपर्स ने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं, खासकर जीएस पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं सर, तो 2 की संपूर्ण रूप से तैयारी कैसे करें? क्योंकि बच्चे जब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो पॉलिटी के उस कंसेप्ट को वो समझ लेते हैं, लेकिन उसको लिखने का जो तरीका होता है वो उन चीज़ों को डिराइव नहीं कर पाते हैं। तो अगर 2 की हॉलिस्टिक वे में बात करें जीएस पेपर 2 की, तो उनके लिए कौन कौन सी मानक पुस्तकों को वो पढ़ें और किस तरह से उत्तर लेखन का प्रयास करें सर? मेंस पे मतलब बोलने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा जो इम्पॉर्टेंट है, वो है कि बीपीएससी क्वालिफाई वही करते हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। ये बहुत वाइटल है, वो पेपर 1 का पार्ट है। अब पेपर 2 पे आते हैं, तो पेपर 2 पे जब आते हैं तो इंडियन पॉलिटी पहला सेक्शन होता है उसमें, जिसमें से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 3 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी है, तो इंडियन पॉलिटी है, इसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमेशा बैकग्राउंड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जो भी आंसर लिखेंगे उसके बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव होगा, हम लोग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन से आंसर जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर जजमेंट दिया है उससे रिलेटेड तो उसको भी हम उनको इंक्लूड करते हैं। करंट इशू अगर कुछ चल रहा है, मान लीजिए गवर्नर के रोल पे ही कुछ कमेंट करने आया या प्रेसिडेंट के रोल पे कुछ कमेंट करने आया, तो उस कमेंट के बेसिस पे हमको देखना है कि क्या अभी कोई क्राइसिस सिचुएशन आया है जिसमें गवर्नर का कोई रोल रहा हो, कंट्रोवर्शियल रोल रहा हो, या फिर कोई या फिर कंट्रोवर्शियल रोल रहा हो या एक्टिविस्ट रोल रहा हो, तो उसको एज ए केस स्टडी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो केस स्टडी आपके पास होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए। एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के कुछ रिपोर्ट्स हैं, उससे रिलेटेड, अपने पार्लियामेंट से रिलेटेड, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड कुछ अच्छे रिपोर्ट्स हैं, उस रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहिए। और एआरसी के रिपोर्ट्स बहुत हैंडी हो जाते हैं जब हम लोग पॉलिटी के आंसर्स में वे फॉरवर्ड लिखते हैं, या फिर एनसीआरडब्ल्यूसी की जो रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशंस भी बहुत वाइटल हो जाते हैं जब हम लोग वे फॉरवर्ड लिखते हैं पॉलिटी के आंसर्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंक्लूजन तो पॉलिटी का हमेशा ही ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अपने व्यूम्स एंड फैंसीज से नहीं लिखना है। बिल्कुल सर, मतलब आपने एक पूरे हॉलिस्टिक में बताया कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिख सकते हैं, मतलब शुरुआत अच्छे से करें सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स को, मतलब गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स को, कोई करंट इश्यूज हैं उनको, गवर्नमेंट के एआरसी रिपोर्ट्स आपने बात की, काफ़ी बच्चे पढ़ते भी हैं उसको, लेकिन उसका यूज़ कैसे करें वो अब नहीं समझ पाते हैं, अब उनको पता होगा।
सर अगर हम साइंस एंड टेक की बात करें, साइंस एंड टेक एक मिथ के रूप में बीपीएससी के बच्चों के सामने आ रहा है। बार बार हम साइंस एंड टेक में देखते हैं कि बच्चे पूरी डिटेल्स में उसकी पढ़ाई कर देते हैं, जबकि क्वेश्चंस का अगर हम नजरिया देखें तो वो सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट पे सवाल पूछता है कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन दिस, रोल ऑफ साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक जो बच्चों के लिए एक समस्या खड़ा करता है, अगर उसके लिए कोई एक मानक पुस्तक है या किन चीज़ों को न्यूज़पेपर में किन चीज़ों का वो ध्यान रखें, वो अगर आप बच्चों को बताते हैं सर तो इन्हें मदद मिलेगी। बीपीएससी का 2-3 साल का अगर आप लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स का क्वेश्चंस अगर एनालाइज करेंगे तो बड़ा एप्लीकेटिव क्वेश्चंस पूछा है उन्होंने। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल पूछा गया है कि रोल क्या है। जैसे जॉब क्राइसिस सोसाइटी में चल रही है, दैट इज़ अ इकोनॉमिक इशू, लेकिन उसको साइंस और टेक्नोलॉजी से जोड़ के पूछा गया कि जॉब क्राइसिस को सॉल्व करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा। तो उसी तरह हमको सोचना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए अभी सिचुएशन चल रहा है माइग्रेशन का क्राइसिस, कोविड का क्राइसिस, अर्बनाइजेशन का क्राइसिस, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहाँ पे कहाँ मददगार हो जाता है वो हमको जानना पड़ेगा। उसके लिए इस बार आएगा भी वैसा प्रश्न सर, मुझे वैसे क्वेश्चंस आएंगे ही, और वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमको लगता है स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक सर्वे पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स होते हैं, सजेस्टिव पॉइंट्स होते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो नए इन्वेंशंस हैं या फिर नए इशूज़ अभी नए इशूज़ राइज हुए हैं, उस पर ध्यान देना है। और थोड़ा सा अपने आप को मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करना है, तो यूपीएससी के लास्ट 5-6 ईयर्स में जो टॉपिक्स टच किए गए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, उसको ज़रूर से कवर करना चाहिए स्टूडेंट्स को। उनके उस टॉपिक्स को भी कवर करें कि यूपीएससी कहाँ पे टच कर रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, ताकि कहीं ना कहीं कॉपी तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब इन्फ्लुएंस है, वो कमीशन पे इन्फ्लुएंस होता है, और क्वेश्चन जो सेटर है उसका इन्फ्लुएंस करता ही है वो। सर अगर आपके संघर्ष की गाथा शुरू करें, अगर अंतिम में सिर्फ 2-4 लाइन आपसे सुनना चाहेंगे कि आप इस परीक्षा की तरफ आए, आपने सेवा को धर्म के रूप में अपनाया और सेवा करने के लिए आप आए, लेकिन सर अगर आपके संघर्ष की कहानी सुनना चाहिए तो किन 3 बातों का आपने विशेष ध्यान रखना अपनी तैयारी के दौरान जो आपको सफलता के रूप में परिणित होकर मिली? मैं शुरुआत से ही जॉब में था, इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला तो जॉब में ही था, तो जॉब के दौरान बहुत कम टाइम मिलता था। एग्ज़ाम की जब तैयारी स्टार्ट किया मैंने, तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ध्यान रखा वो ये था कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए पढ़ाई में। मैं 1 घंटा ही पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा और रोज़ पढ़ूंगा, वो गैप नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ थी, एक हमारे बहुत अच्छा मतलब बैचमेट था जिसने मुझे बताया था, वो अभी IAS है, उसने बताया था कि न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मतलब 60-70% जॉब इज़ डन, अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो वो मैंने किया, जिसका आज तक मुझे फ़ायदा मिल रहा है। और तीसरा है कि बेसिक बुक्स, आप कुछ भी कर लीजिए, आप जो बेसिक बुक्स है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे सर और कोचिंग मटेरियल्स जो हैं उसको सफाइस नहीं, उसको मतलब ये बुक्स जो है हाँ नहीं कर सकते, वो रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए आपको बुक्स पढ़ना ही है और पढ़ना ही चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स। ये 3 चीज़ें अपने तैयारी के दौरान ध्यान रखा था मैंने, और रखना भी चाहिए ताकि आपको मतलब सफलता मिल सके। और चौथा चीज़, बीपीएससी पहले बहुत लंबा प्रोसेस होता था एग्ज़ाम का, तो टारगेट करना बहुत मुश्किल होता था। अभी जो है बीपीएससी एवरी ईयर एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, तो एक अच्छा है कि मिशन मोड में तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम 3 साल बाद का प्लान कर रहे हैं और कोचिंग 1.5 साल कोचिंग कर रहे हैं, फिर आधे साल फिर हम खुद पढ़ेंगे। तो वैसा प्रिपरेशन करने से अच्छा है कि अपने आप को मिशन मोड में लाइए कि ठीक है, मैं टारगेट करूँगा 67 बीपीएससी आ रहा है, मैं इसको टारगेट करूँगा। अब 9 महीने बाद एग्ज़ाम है, 9 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो हमको क्या क्या कर लेना है एग्ज़ाम से पहले, पीटी से पहले, और पीटी के बाद क्या करना है, ये चॉक आउट हो जाना चाहिए स्टूडेंट का, क्योंकि स्टूडेंट का एफर्ट जाता है, टाइम जाता है, घर वालों का पैसा जाता है, तो ये सारे चीज़ बचेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिशन मोड में तैयारी होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन कंटेंट की बात करें, इंटरनेट पर दुनिया भर के कंटेंट पड़े हुए हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं उसमें कि आखिर इस ऑनलाइन कंटेंट की दुनिया में बच्चे बुक्स को छोड़कर नोट्स की तरफ भाग रहे हैं, बुक्स हॉलिस्टिक को छोड़कर PDF की तरफ दौड़ रहे हैं। तो इन ऑनलाइन कंटेंट के ऊपर बच्चों के लिए क्या सुझाव होगा कि उनमें से कैसे बढ़िया चुने और कैसे दूरी बनाएं उनसे? क्योंकि सर आजकल हर लोग शॉर्टकट ढूंढ रहा है, हर लोग नोट्स ढूंढता है, नोट्स ढूंढ के लोग पढ़ाई करते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन कंटेंट पे आपकी क्या टिप्पणी हो सकती है कि बच्चों के लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है ये ऑनलाइन कंटेंट? ऑनलाइन कंटेंट बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी दे रहे हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो कि अपना ऑनलाइन कंटेंट जनरेट करके बना रहे हैं। स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा, एस्पिरेंट्स को यही कहूँगा कि आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप उस पर बिलीव नहीं करेंगे तो यू विल एंड अप रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स,
और आपका जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन होगा, जो फोकस्ड तैयारी होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। आप रिसर्च ज़रूर कर लेंगे किसी सब्जेक्ट पे, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल होगा। इसलिए ऑनलाइन मटेरियल्स बहुत सारे हैं, मार्केट में मिलेंगे आपको, ऑनलाइन अवेलेबल हैं बहुत सारे, उसको बहुत जुडिशियसली यूज़ करना है। मेरे काम का क्या है, बिल्कुल ये आपको जानना पड़ेगा, और मेरे काम का क्या है, और मैं ये पढ़ लिया हूँ, यहाँ से पढ़ लिया हूँ, इस बुक से पढ़ा हूँ, इतना ही काफ़ी है। मतलब मुझे topic wise हाँ, complete टॉपिक करते जाना है। मुझे रिसर्च नहीं करना है, मुझे एक सिंपल सा एग्ज़ाम निकालना है, और एग्ज़ाम का जो डिमांड है वो फुलफ़िल करेंगे। मुझे ना पीएचडी करना है, ना कोई थीसिस उस पर करना है। इसलिए बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, हाँ सुनना है और पढ़ के बस समाप्त। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल्स पे मतलब रिसर्च नहीं करने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा और पॉइंट मिल जाए, और पॉइंट मिल जाए, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर एक अंतिम सवाल आपसे आज के सेशन में कि इस सफलता के बाद जिस फेज़ में आप चल रहे हैं, अभी आप डीवाईएसपी के पद पर कार्यरत हैं, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे जिस मोटिव के साथ तैयारी करते हैं, जब वो सफल हो जाते हैं, तो उस सर्विस में जाने के बाद उनको वो आत्मसंतुष्टि मिल पाती है? क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं, सर ठीक है मैं क्वालिफाई कर गया, तो मैं क्या वहाँ से स्विच दोबारा तो नहीं करूँगा? ये भी एक बड़ा मन में सवाल रहता है, क्योंकि लोग देखते हैं आजकल बहुत स्विचिंग होती है। तो बच्चे, उसके लिए आपका क्या व्यू है सर, कि मतलब अंदर सर्विस के अंदर जाने के बाद कैसा अनुभव होता है? एक क्वेश्चन अराइज होता है इस पे, वाई, कि हम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं पब्लिक सर्विस। अगर आपका वाई का आंसर आपको क्लियरली पता है कि हम ये क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको स्विच करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगर आपका वाई का आंसर क्लियर है, वो मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आप आखिर किस मकसद से आप जा रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर होना चाहिए, और उसके प्रति आपका कितना पैशन है, आप कितना डिटरमिन्ड है, और कितना सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने ये चुना ही क्यों, इसके जवाब आपको पता हो तो आप उत्तर दे सकते हैं। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों आना चाहते हैं, उसके बाद ही आप इसमें कूदे। सिंपल। आज के सेशन में हमने संघर्ष गाथा के अंदर में सुबोध सर से सीखा कि किन विषयों का, किन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखकर हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। सर ने अपने अंदाज से आपको बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ सर ने यह भी बताया कि मेंस की तैयारी में आपको किन बातों के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, हम अगले सेशन में आपसे फिर मिलेंगे किसी एक ऐसे ही संघर्ष गाथा के साथ, जिसमें हम आपके उन सवालों का उत्तर भी लेंगे जो आप इस वीडियो के अंत में पूछेंगे। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का अनअकैडमी बीपीएससी के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज सेशन में समय निकालकर बच्चों के पास आए। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपने ये मौका दिया कि मैं बच्चों को कुछ इंस्पायर कर पाऊँ। सर बहुत जल्द मिलेंगे अनअकैडमी के लाइव सेशन में भी। सर ने कहा है कि 15 मिनट का मैं समय निकाल कर आऊंगा। लाइव सेशन में भी मिलेंगे बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी को हमारा जय हिंद दोस्तों।